राय परिवार का बांसों का झुरमुट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। यह बात कुसुमपुर के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब जानते हैं। कहते हैं शाम ढलते ही वहां किसी के बोलने, हंसने और फुसफुसाकर बातें करने की आवाजें सुनाई देती हैं। इसीलिए न सिर्फ इस गांव के लोग बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी उस बांस के झुरमुट वाले रास्ते को सिर्फ दिन के उजाले में ही, और वह भी तेजी से पार करते हैं। ऐसा ही एक श्रावण महीने की शाम को हुआ कुछ अजीब। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। इस वजह से बिशु के कारोबार में मंदी आ गई थी। कारोबार यानी चोरी चकारी का धंधा। लेकिन इस बरसाती मौसम में दीवार काटकर चोरी करना बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए उसने ठान लिया कि वो बोसों के तालाब से मछली चुराएगा। ये काम वो मजबूरी और अपनी आदत दोनों वजहों से कर रहा था। जाल को कंधे पर डालकर वह बारिश में ही तालाब की ओर चल पड़ा। ये वही जाल था जो उसने पिछले साल सर्दियों में रत्न मछुआरे के घर से चुराया था। तब से अब तक उसे कोई मनपसंद ग्राहक नहीं मिला था। आज आखिर वह काम में आ गया। उसने जाल को सिर के ऊपर से घुमाकर पानी में फेंका और जब उसे खींचकर ऊपर निकाला, उसकी आंखें फैल गईं। जाल में फंसी थीं कई बड़ी बड़ी मछलियां। बिशु की आंखें खुशी से चमक उठी। अब तो कुछ दिनों तक पेट भर दावत होगी इनसे। मछलियों से भरा जाल कंधे पर डालकर खुशी से लौटने के लिए उसने कदम बढ़ाया और तभी उसने सुना शोरगुल का एक तेज स्वर। बारिश की वजह से साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसे धुंधले में दिखाई दिया। कई लोग लाठियां लिए उसी की ओर दौड़े चले आ रहे थे। अरे पकड़ो उसे। बिशु भाग पड़ा। पीछे से वही लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगे। पकड़ो, मछली चुरा कर भाग रहा है। जान बचाने के डर से बिशु दंदनाते हुए भागा, दिशाएं भूल गया। भागते भागते वह रायों के बांस के झुरमुट में घुस गया। पीछे जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वे बाहर ही रुक गए। इस सांझ के समय वो भी ऐसी तेज बारिश में उस बांस के झुरमुट के अंदर जाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। गुस्से से भरे हुए वे वापस लौट गए। बिशु थोड़ा और भीतर जाकर रुका। सोचा थोड़ी देर इंतजार करेगा, फिर यहां से निकलेगा। उसने मछली पकड़ने का जाल अपनी गोद में खींच लिया और तभी उसे सुनाई दिया मानो कोई धीमे धीमे फुसफुसाकर बातें कर रहा हो। डर से बिशु का सीना कांप उठा। उसने घबराकर इधर उधर देखा। उसे ऐसा लगा मानो किसी छायानुमा आकृति की तरह कोई या शायद कई लोग उसकी ओर बढ़ रहे हों। बिशु भागकर निकलने ही वाला था कि उसके हाथ भर दूरी पर एक बांस की टूटी हुई डंडी पड़ी दिखी। वह उसे लांघकर भागने लगा, लेकिन तभी वह बांस सटाक से उछला और बिशु को लेकर हवा में उठ गया। बाप रे! मछलियां जाल सहित नीचे की गीली मिट्टी पर गिर पड़ी। छायानुमा आकृतियों के बीच से एक आकृति आगे बढ़ी। उसने मछलियां उठाई और कचर कचर चबाकर खाने लगी। उसके मुंह से खून की एक पतली धारा नीचे बहने लगी। तृप्ति से भरी आवाज में वह बोली, इसके बाद कई दिन बीत गए। कल्लू डोम बांस काटने उस बांस के झुरमुट में गया था। वहीं उसे बिशु की लाश मिली, जो एक बांस के पेड़ की ऊपरी डंडी पर लटकी हुई थी। इस बांस के झुरमुट को लेकर लोगों के मन में पहले भी डर था, लेकिन अब
वह डर और बढ़ गया। कोई भी उस झुरमुट के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक घटना हुई। नबीन मछुआरा अपनी पत्नी के साथ बेटी के घर से लौट रहा था। बेटी ने बहुत सामान दिया था और उन्हीं चीजों में एक डिब्बे में तली हुई मछलियां भी थीं। उन्हें लंबा रास्ता पैदल तय करना था, इसलिए उसने पत्नी को जल्दी चलने के लिए कहा। अरे थोड़ा तेज चलो, शाम हो रही है। दोनों तेज कदमों से चलने लगे। लेकिन जैसे ही वे रायों के बांस के झुरमुट के सामने पहुंचे, शाम गहराने लगी थी। अरे शाम पूरी तरह उतर आई है, क्या करे? क्या इस बांस के झुरमुट के बीच से जाना ठीक होगा? और ऊपर से एक डिब्बा भारी तली हुई मछली भी साथ है। रुको, एक काम करते हैं, तुम वो टिफिन डिब्बा मुझे दे दो। नबीन ने कंधे से बैग उतारा, उसमें से टिफिन का डिब्बा निकाला। लो ये रहा। नबीन की पत्नी ने टिफिन में से तली हुई मछलियां अपने आंचल में उंडेल ली। सिर्फ एक तली मछली डिब्बे में छोड़ दी। फिर आंचल को ऐसे कसकर कमर में बांध लिया कि बाहर से बिल्कुल भी समझ ना आए। डिब्बा हाथ में पकड़ लिया। चलो अब चलो। नबीन चल पड़ा। बांस के झुरमुट के अंदर पहुंचकर वह थोड़ा रुक गया। क्या हुआ? इतनी देर से क्यों रुक गए? तुम्हें कोई हवा सुनाई दे रही है? बांस के झुरमुट के भीतर से कई बार सियार की आवाज गूंज कर आई। अरे वो तो सियार की आवाज है। चलो अब। नबीन कुछ कहना चाहकर भी रुक गया, फिर से चलने लगा। थोड़ी ही दूर चले थे कि हाथ भर दूरी से एक आवाज आई। जरा रुको, मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलूंगा। नबीन और उसकी पत्नी ने देखा, एक मध्यम उम्र का आदमी बांस के झुरमुट की ओट से बाहर आ रहा था। तुम कौन हो? यहाँ इस तरह खड़े क्यों हो? मैं यदुनाथ हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हमारा इंतजार? तूने कैसे पता कि हम यहाँ से आएंगे? मतलब ठीक ठीक तुम्हारे लिए नहीं, अकेले इस बांस के झुरमुट को पार करने में डर लगता है, इसीलिए। डर? किस बात का डर? लोग कहते हैं कि इस बांस के झुरमुट में मछली भूत और उसकी पत्नी रहते हैं, तो मतलब। अच्छा चलो हमारे साथ चलो। नबीन और उसकी पत्नी आगे बढ़े। यदुनाथ भी उनके साथ चल पड़ा। मुझे तली हुई मछली की खुशबू आ रही है। मेरी पत्नी को मछली खाना बहुत पसंद है। अगर दो एक मिल जाता तो अच्छा होता। हमारे पास ज्यादा नहीं बचे, सिर्फ एक ही है। यदुनाथ की आंखें लालच से चमकने लगी। कहाँ है? दिखाओ, दो दो। नबीन की पत्नी ने टिफिन का डिब्बा बढ़ाया और यदुनाथ ने लगभग छीन ही लिया। उसने तुरंत ढक्कन खोला। कैसी अच्छी खुशबू है, लेकिन तुम्हारे पास और भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों खड़े हो ऐसे? चलो आगे बढ़ो। दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी बगल के बांस झुरमुट के पीछे से घूंघट ढंकी एक औरत बाहर आ गई। नबीन चीख उठा। अरे भागो, अब मछली भूत के चक्कर में फंस गए। दोनों दौड़ पड़े। पीछे से वही घूंघट वाला अंधेरा सा आकृति तेजी से उनके पीछे दौड़ रही थी। जाओ मत, मुझे मछलियाँ दे दो ना, बस दे दो। कुछ ही दूर गए थे कि एक भयानक बवंडर उनके सामने उठ खड़ा हुआ। काले धुएं जैसा घूमता हुआ वह बवंडर दोनों को घेरने लगा।
अरे तुम ठीक हो ना? कोई उत्तर नहीं आया। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही? फिर भी कोई उत्तर नहीं। नबीन बवंडर के अंदर भी अपनी पत्नी को तलाशता रहा, लेकिन उस काले धुएं में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद बवंडर थम गया। नबीन ने खुद को संभाला, तभी उसके कानों में एक धीमी कराह सुनाई दी। नबीन ने देखा, थोड़ी दूरी पर उसकी पत्नी गिरी पड़ी है। वह दौड़कर पहुंचा, उसे झकझोरा। एक पल के लिए उसके भीतर अजीब बेचैनी उठी। अरे क्या हुआ तुम्हें? उसकी पत्नी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने नबीन को एक अजीब अनचाही नजर से देखा, फिर चुपचाप उठकर आगे चल दी। नबीन भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन अगर नबीन उस वक्त पीछे मुड़कर देख लेता तो उसे दिखता कि जहां उसकी पत्नी गिरी थी वहां अब ढेर सारी मछलियों की कांटे पड़ी थी। इसके बाद 2 दिन बीत गए। नबीन की पत्नी दिन भर चुपचाप लेटी रहती, घर के काम भी नहीं करती, खाने को कुछ नहीं चाहती। पर जैसे ही मछली पकती वह बेचैन हो उठती। यह बात बेहद संदिग्ध थी। नबीन को भी अब शक होने लगा था। एक रात उसका शक सच साबित हो गया। नबीन बिस्तर पर सो रहा था जब अचानक उसे कड़ कड़ करके कुछ चबाने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठ बैठा। देखा, उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने गौर से सुना, आवाज किस ओर से आ रही है। वह फौरन बिस्तर से उतरा और रसोई की ओर बढ़ा। रसोई का दरवाजा आधा खुला था। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। उस रोशनी में नबीन ने जो देखा उससे उसका खून ठंडा पड़ गया। फर्श पर एक औरत बैठी थी, पैर मोड़कर, झुकी हुई। उसके सामने मछलियों की कांटे पड़ी थीं और वह औरत कड़कड़ की आवाज में तली हुई मछली चबा रही थी। ये मेरी पत्नी नहीं है। ये मेरी पत्नी नहीं है। ये तो मछली भूत की पत्नी है। एक पल को नबीन सन्न रह गया, फिर चुपचाप वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। जागते हुए ही पड़ा रहा। कुछ देर बाद उसकी पत्नी वापस आई। कहाँ गई थी? नल के पास। पत्नी लेट गई, लेकिन नबीन पूरी रात जागता रहा, सीने में डर लिए, हर आवाज से चौंकता हुआ। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही नबीन जाल कंधे पर डालकर मछली पकड़ने चला गया। पर उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने उभर रहा था वही भयानक दृश्य। एक औरत जमीन पर बैठी और कड़कड़ की आवाज में तली हुई मछली चबा रही है। नबीन बाजार में मछली बेच रहा था, लेकिन मन कहीं और था। तभी उसने देखा भवानी ओझा कुछ जड़ी बूटियां खरीद रहा है। नबीन तुरंत उसके पास पहुंचा। बाबा बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्यों रे, अब क्या हो गया तेरे साथ? नबीन ने सारी घटना उससे कह डाली। सब सुनकर भवानी बोला, ठीक है, मैं तुझे एक चीज देता हूँ। इसे आज रात बिस्तर में अपनी पत्नी से छिपा कर रख देना। फिर जो होगा मुझे बता देना, बाकी उपाय मैं कर दूंगा। भवानी ने उसे एक छोटी पुड़िया दी। नबीन जैसे तैसे मछलियां बेचकर घर लौट आया। घर में प्रवेश करते ही वह रसोई की ओर गया, जहां उसकी पत्नी खाना बना रही थी। अरे सुनो, इन मछलियों को आज जरा ज्यादा कुरकुरी और मसालेदार बनाना। घर
घर के अंदर जाकर चुपचाप वह पुड़िया बिस्तर के गद्दे के नीचे छिपा दी। दोपहर के खाने के बाद नबीन बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी लेटने आई, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर पर पीठ रखी वह चौंक कर उछल पड़ी। अरे, क्या हुआ? मुझे अजीब लग रहा है। शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। आह। थोड़ी देर लेट जाओ, ठीक हो जाएगा। नबीन की बात वह काट नहीं पाई। वह वापस लेट गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर उठ बैठी। मुझे इस बिस्तर पर लेटने से जैसे कांटे चुभ रहे हैं। मैं जमीन पर जाके सो जाती हूँ। नबीन की पत्नी ने फर्श पर चटाई बिछाई और वहां लेट गई। नबीन बस शाम होने का इंतजार करता रहा। शाम होते ही वह भवानी तांत्रिक के घर पहुंचा और पूरी घटना सुना दी। समझ गया। वह मछली भूत की पत्नी है। रुक, अब ऐसा इंतजाम करता हूँ कि फिर कभी किसी को परेशान ना कर सके। ठीक सांझ होते होते नबीन एक हांडी भर मछली लेकर घर लौटा। अरे सुनो, कहाँ गई तुम? देखो तुम्हारे लिए कितनी मछलियाँ लाया हूँ। आज तुम ठीक नहीं हो तो कल पका लेना। आज बस इन्हें हम मटके में पानी भर कर रख देते हैं। नबीन की पत्नी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। उसके मन में आपत्ति थी, लेकिन कह न सकी। नबीन ने सारी मछलियां मटके में भर दी। रात काफी हो चुकी थी। नबीन सो जाने का अभिनय करके लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उठी और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। नबीन भी उठ गया और बिना आवाज किए पत्नी का पीछा करने लगा। नबीन की पत्नी रसोई में गई, सीधे जाले के पास पहुंची, अंदर झांका और फिर अपना मुंह मटके में डालने लगी। इसी क्षण नबीन झपट पड़ा। उसने उसे जोर से जाले के भीतर धकेल दिया। उसका शरीर पतला होकर मटके के अंदर घुस गया, मानो वह इंसान न होकर कोई और चीज हो। और तभी नबीन ने भवानी ओझा द्वारा दिया गया कपड़ा मटकी के मुंह पर कसकर बांध दिया। मटका बेतहाशा हिलने लगा। अंदर से दबा हुआ डरावना चीखने का स्वर उठा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ूंगा, जरा ठहर। नबीन ने मटके को कंधे पर उठाया और उसे लेकर नदी की ओर गया। उसने पूरा जाल नदी में जोर से फेंक दिया। नदी की तेज धारा मटके को बहाती चली गई और कुछ देर बाद वह मटका पानी में डूब गया। नबीन वहीं नदी के किनारे धप्प से बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मेरी पत्नी कहाँ चली गई तुम? कुछ देर बाद नबीन उठ खड़ा हुआ। उसने आंसू पोंछे। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम कहाँ कैद हो। मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा। नवीन नदी के किनारे काफी देर से बैठा हुआ था। शाम ढलने लगी थी। थोड़ी देर पहले ही उसने मछली भूत की पत्नी को मटके में भर के नदी के पानी में फेंक दिया था और उसी पल उसके मन में एक बात जोर से आकर टकराई। यह तो उसकी असली पत्नी थी ही नहीं, तो फिर उसकी पत्नी कहाँ है? यह सोच अभी पूरी तरह पनप भी नहीं पाई थी कि तभी किसी ने पीछे से उसे पुकारा। बाबा, बाबा, माँ को बांस के झुरमुट में क्यों छोड़ा है? चौंक कर नवीन मुड़ा। क्या उसकी बड़ी बेटी मायके आ गई है? घर में पिता को न पाकर उन्हें खोजते खोजते क्या यहां तक चली आई। लेकिन अगले ही क्षण उसे एहसास हुआ, यह बड़ी बेटी की आवाज नहीं थी,
यह तो उसकी छोटी बेटी रुनु की आवाज थी। पर पीछे मुड़कर देखने पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। रुनु, रुनु। नदी के किनारे चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, वहां कोई भी नहीं था। नवीन ने मन ही मन सिर हिला दिया। नहीं, रूनू यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो बरसों पहले ही। नवीन को घुटन सा महसूस होने लगा। नवीन मायूस होकर घर लौट आया। रात को उसने कुछ भी नहीं खाया, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेटे लेटे न जाने कब उसकी आंख लग गई और तभी वह घटना घट गई। नवीन और उसकी पत्नी बिस्तर पर सोए हुए थे। ठीक उन दोनों के बीच उनकी छोटी बेटी रुनु लेटी थी। रुनु की उम्र अब 10 साल की है। शायद उम्र से थोड़ी बड़ी संतान होने की वजह से ही वह इतनी कमजोर है और इसी कमजोरी के कारण वे हमेशा किसी अनजाने डर में घिरे रहते हैं। इस वक्त नवीन और उसकी पत्नी गहरी नींद में डूबे हुए हैं, लेकिन रुनु बिस्तर पर छटपटा रही है। ओह माँ, अब और सहा नहीं जा रहा। धड़ाम से नवीन की पत्नी उठकर बैठ गई। उसने रुनु को हल्का सा झकझोर दिया। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? इस तरह क्यों कर रही है? बहुत दर्द हो रहा है माँ। नवीन भी उठकर बैठ गया। रुनु की हालत देखकर उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। बड़ी बड़ी आंखों से वह अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। अलमारी से कपड़े निकालते हुए बोला, रूनू को तैयार कर दो, उसे भुवन वैद्य के पास ले चलेंगे। लेकिन इतनी रात में कैसे? मतलब क्या वो देखेंगे? पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करनी होगी। इस तरह आंखों के सामने। नवीन ने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसने रुनु को गोद में उठा लिया और बाहर निकल गया। आंगन से साइकिल उठाई, किसी तरह रुनु को साइकिल पर बैठाया और फिर तूफान की रफ्तार से साइकिल दौड़ा दी। नवीन की पत्नी बस आंगन में खड़ी रह गई। जब नवीन साइकिल चलाते हुए भुवन वैद्य के घर के सामने पहुंचा, तब रात और भी काफी ढल चुकी थी। रुनु की हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। दर्द से छोटी सी बच्ची जैसे सिमट गई थी। लेकिन तभी नवीन ने देखा, भुवन वैद्य के घर का दरवाजा बंद था, उस पर ताला लगा हुआ था। नवीन के सीने पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। इतनी दूर आकर भी क्या आखिरी सहारा नहीं मिला? बाबा, बहुत तकलीफ हो रही है बाबा, अब और सहा नहीं जा रहा। थोड़ा सा कष्ट सह ले माँ, मैं कोई दूसरा वैद्य देखता हूँ। नवीन साइकिल लेकर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन इस गहरी रात में कोई खास सूरत ए हाल नहीं बनी। नवीन का सीना मानो धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। बेटी को सांत्वना देने के लिए उसने कहा, बेटी तो डर मत, हम घर लौटते ही हैं, ठीक दवा का इंतजाम कर लेंगे, देखना। लेकिन बाबा, अब सच में मुझसे और सहा नहीं जा रहा। नवीन ने साइकिल को मानो तूफान की रफ्तार से चला दिया। अपने घर के पास पहुंचते पहुंचते रुनु जैसे बिल्कुल ढीली पड़ गई। किसी तरह साइकिल को आंगन में रख कर नवीन रुनु को गोद में उठाए दौड़ता। नवीन ने रुनु को कंधे पर उठाया और बाहर निकल पड़ा। एक हाथ में लाठी थी। चांदनी रात में रास्ता पहचानता हुआ नवीन आगे बढ़ने लगा। वह जानता था कि उसके पास समय बहुत कम है और उसके खत्म होने से पहले ही उसे हरजी के द्वार पहुंचना होगा। नवीन ने अपनी चाल तेज कर दी। रात के पक्षी चीख रहे थे। दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। सब कुछ अनदेखा कर नवीन आगे बढ़ता चला गया। कुछ देर चलते ही एक नाला आ गया। तेज रफ्तार से पानी बह रहा था। इस नाले को कैसे पार करूं? हे भगवान, दया करो।
थोड़ी दूर पर नवीन की नजर एक ताड़ के पेड़ के तने पर पड़ी जो नाले के ऊपर लंबाई में गिरा हुआ था। वह तेजी से उधर गया और नाला पार कर लिया। बाकी रास्ता लगभग तूफान की रफ्तार से तय करता हुआ वह हरजी द्वार पहुंच गया। वहां एक बड़ा झाड़दार पेड़ था। उसके नीचे आग का कुंड जल रहा था और आग के कुंड के सामने हरजी बाबा बैठे थे। नवीन कुछ कह पाता उससे पहले ही बाबा बोले, बेटी को लेकर आया है, लेकिन उसकी तो यात्रा शुरू हो चुकी है। नवीन दौड़कर आगे गया और रूनू के शरीर को नीचे उतार दिया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, दया कीजिए बाबा, यही मेरी इकलौती बेटी है, इसकी जान बचा लीजिए, दया कीजिए। बाबा ने एक पल के लिए रूनू को देखा। उसके चेहरे के भाव बदल गए। धीमे स्वर में बोला, ठीक है, तेरी बेटी बचेगी, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। कौन सा काम बताइए, जो कहेंगे वही करूंगा। उस आसन पर बैठ जा। मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, उसे आंख बंद करके 108 बार जपना होगा। जितनी बार मंत्र जपेगा उतनी ही उस लड़की की प्राणवायु बढ़ेगी। लेकिन याद रखना, जो भी हो जाए आंख मत खोलना। मंत्र क्या है? नवीन आसन पर बैठ गया। बाबा आसन से उठे और नवीन के कान में धीरे से मंत्र कह दिया। फिर अंधेरे में अदृश्य हो गए। नवीन ने खुद को संभाला और मंत्र जपना शुरू किया। ओम अमृतम, ओम अमृतम, ओम अमृतम। नवीन ने महसूस किया कि कोई या कई साए उसकी चारों ओर आकर खड़े हो गए हैं। छाया मूर्तियों की तरह उसे घेरते हुए चक्कर काट रहे हैं। एक झुंड हिंसक सियारों का तीखी आवाजें निकालते हुए रूनू के चारों ओर घूम रहा है। नवीन का सीना कांप रहा है, डर से गला सूख रहा है। फिर भी दांत भींचे हुए वह अपने मंत्र का उच्चारण करता जा रहा है। ओम अमृतम प्राणवायु वर्धन, ओम अमृतम प्राणवायु वर्धन। नवीन को लगा जैसे कोई काली सर्पिल सी चीज उसके शरीर पर रेंगती हुई ऊपर चढ़ रही हो। चारों ओर भयानक सड़ी हुई गंध फैल गई थी। अचानक एक सियार घूमते घूमते रुक गया और फिर रूनू की गर्दन पर भयानक काट लिया। रूनू! चीखते हुए वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया। बदहवास सा इधर उधर देखने लगा। वह बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया। उसे रायों के बांस के झुरमुट जाना था अपनी पत्नी को बचाने। एक दिन अपनी ही गलती से वह रूनू को हमेशा के लिए खो बैठा था। आज न कोई गलती होगी न कोई डर। एक लाठी और टॉर्च लेकर नवीन बाहर निकल पड़ा। आकाश में बिजली अंधेरे को चीर रही थी। नवीन बांस के झुरमुट की ओर बढ़ चला। उस रात भयानक डर से आंख खुली तो समझ आया सब कुछ उसके मन का ही भ्रम था। न कोई सियार था न कोई छाया मूर्ति। रूनू उठकर बैठ गई थी, बुरी तरह हाँफ रही थी। नवीन आसन से उछल पड़ा, पागलों की तरह बेटी की ओर दौड़ गया। रूनू! रूनू! तू ठीक है ना माँ? बाबा, बाबा, मैं
शब्द पूरा होने से पहले ही रुनु का निश्चल शरीर धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। नवीन चीख उठा, बाबा बाबा, रुनु बाबा, तुम कहाँ हो बाबा? कोई जवाब नहीं आया। नवीन कुछ देर तक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा, फिर रुनु के निश्चल शरीर को उठाकर घर की ओर लौटने लगा। कड़कड़ाती आवाज के साथ बिजली गिरी और उसी धमाके में नवीन की सोच का घेरा टूट गया। उसने देखा थोड़ी ही दूर पर बांस के झुरमुट जो घने अंधेरे में ढका हुआ है। टॉर्च की रोशनी डालते हुए नवीन बढ़ चला जहां मछली भूत ने उसकी पत्नी से मछली छीन ली थी। जंगल से तरह तरह की आवाजें आ रही थी और वे आवाजें साफ बता रही थी कि कुछ भी शुभ नहीं है। लेकिन आज नवीन किसी भी हाल में डरने वाला नहीं था। लाठी को कसकर मुट्ठी में पकड़े वह पड़ा, किसी निशान की तलाश करने लगा और तभी घुरघुराती सी आवाज गूंजी, किसे ढूंढ रहा है? वह फुर्ती से मुड़ा। जिसे उसने देखा उसे इस घोर अंधेरे में भी पहचानने में नवीन से गलती नहीं हुई। मछली भूत! क्या हुआ? बता, किसे ढूंढ रहा है? अपनी पत्नी को। यही चालाकी से उसे कैद कर रखा है ना, उसे छोड़ दे। छोड़ दो? मेरी पत्नी को नदी के पानी में बहा कर आया था और अब अपनी पत्नी को चुरा कर ले जाना चाहता है। ये कभी नहीं होगा। ये मछली भूत ऐसा होने नहीं देगा। देखता हूं तो मुझे कैसे रोक सकता है। नवीन ने मछली भूत को लगभग नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, लंबे नाखूनों वाला एक हाथ उसकी गर्दन पर कस गया। नवीन की सांस घुटने लगी। लाठी और टॉर्च उसके हाथ से फिसलकर गिर गया। आंखें बाहर निकल आईं। तेज बिजली कड़की। नवीन ने देखा कोई साया सा आकर मछली भूत के पीछे खड़ा हो गया। उसने मछली भूत के शरीर को छू लिया और मछली भूत पागलों की तरह उछल पड़ा। बाप रे! मर गया रे! अरे बाबा, कैसी जलन हो रही है। उसने नवीन को छोड़ दिया और पल भर में अंधेरे में गायब हो गया। झमाझम बारिश शुरू हो गई और नवीन को लगा जैसे कोई छोटी सी बच्ची बिना आवाज किए, बहुत ही चुपचाप उस बारिश के बीच कहीं खोती चली जा रही हो। चिड़ियों की चहचहाहट से नवीन की नींद खुली। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया। आज वह मछली पकड़ने नहीं गया, या कहें कि जाने का मन ही नहीं हुआ। आज वह फिर भवानी तांत्रिक के पास जाएगा। यही आदमी उसे इस हालत से निकाल सकता है। फिर वह निकल पड़ा भवानी तांत्रिक के पास। किस्मत अच्छी थी, वह उसे घर पर ही मिल गया। नवीन ने सब कुछ खुलकर बता दिया। भवानी ध्यान से सुनता रहा, फिर धीमे गंभीर स्वर में बोला, समझ गया। ठीक है, तू आज शाम ठीक 7 बजे रायों के बास के झुरमुट के सामने इंतजार करेगा। मैं वहीं तुझसे मिलूंगा। अब घर जा। नवीन ठीक शाम 7 बजे बांस के झुरमुट के सामने पहुंच गया। आज आसमान साफ था। ओह, तू आ गया। नवीन थोड़ा चौंक कर देखने लगा। उसने देखा भवानी खड़ा है। उसने लाल वस्त्र पहन रखी थी, कंधे पर एक झोला लटक रहा था। चल देखते हैं तेरा वह मछली भूत कितना दम रखता है। नवीन लगभग बिना आवाज किए आगे बढ़ा। वह झाड़दार पेड़ के नीचे पहुंच गया।
भवानी एक सुविधाजनक जगह पर बैठ गया। झोले से कुछ पाउडर निकालकर उसने एक चक्र बना दिया। फिर नवीन की ओर देखकर बोला, तू इस चक्र के भीतर खड़ा रह, बाहर मत जाना। नवीन ने हल्के से सिर हिलाया और चक्र के भीतर जाकर खड़ा हो गया। भवानी ने आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू कर दिया। ओम दैनांग पुण्याय, ओम दैनांग पुण्याय। चारों ओर मानो तूफान उठ खड़ा हुआ। सियारों की कर्कश चीखें गूंज उठी। नवीन ने देखा, कुछ दूरी पर अंधेरे के बीच एक रोशनी सी आकर ठहर गई है। मछली भूत। उसकी आंखें भयानक प्रतिहिंसा से जल रही थी। और तभी झाड़दार पेड़ की जड़ में धप्प से भारी आवाज हुई। भवानी ने गंभीर स्वर में कहा, जा, तेरी पत्नी अब छुड़ा ली गई है। उसे पेड़ के कोटर में कैद कर रखा था, अब कोई डर नहीं। नवीन उठने ही वाला था कि रुक गया। थोड़ी ही दूर पर मछली भूत की आंखें भट्ठी की आग की तरह धधक रही थी। भवानी हंस पड़ा। डर मत, वह कुछ नहीं कर पाएगा। वह जानता है कुछ करने आया तो भवानी के फंदे में फंस जाएगा। नवीन धीमे कदमों से उस पड़े हुए शरीर की ओर बढ़ा, हल्के से हिलाया। रूनू की माँ, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हें यहाँ छुड़ाने आया हूँ। नवीन की पत्नी ने धीरे से आंखें खोली। भरी हुई आवाज में बस इतना ही बोली, रोनू आई है? नवीन की पत्नी को पूरी तरह ठीक होने में लगभग 1 हफ्ता लग गया। उस सुबह वह बिस्तर पर बैठी थी। रोनू वहां थी, यकीन करो। पिछले कई दिनों से वह बस यही बात दोहराए जा रही थी। नवीन अपना आपा खो बैठा। क्या पागलों की तरह बक रही हो? तुम्हें पता नहीं है, रूनू हरजी के द्वार में। तो फिर यह क्या है? नवीन की पत्नी के हाथ में एक लॉकेट था। वही लॉकेट हरजी के द्वार से लौटते वक्त रास्ते में गिर गया था। नवीन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उसे समझ आ गया, उस दिन तूफानी बारिश में जिस छोटी बच्ची को उसने देखा था, वह कोई और नहीं, उसकी बेटी रूनू ही थी। नवीन ने कठोर स्वर में बोला, चिंता मत करो, रूनू को मैं जरूर बचा कर लाऊंगा, बचा कर ही लाऊंगा। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना और पूरा वीडियो देखना, नहीं तो स्टोरी नहीं समझ पाओगे।